सारे प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा में इस समय वक्फ संशोधन कानून है। संसद के द्वारा वक्फ संशोधन कानून को पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह पूरे देश में लागू भी हो गया। पर कुछ मुस्लिम संगठन और देश के तमाम राजनीतिक दल संसद से पारित इस कानून को लेकर संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है ये ठीक नहीं हुआ, ये धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण हो गया, ये मुसलमानों को देश में साइडलाइन करने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में लोगों का आरोप है कि यह मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाती है और उसी की प्रक्रिया में इस कानून को भी लाया गया। इसके माध्यम से वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने की तैयारी, कुछ इस प्रकार के आरोप सत्तारूढ़ दल के संदर्भ में लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करने की कोशिश कर रही है। संसद में भाजपा के तमाम सांसद और एनडीए के घटक दलों के सांसदों ने चर्चा के दौरान बताने की कोशिश की कि इस कानून को लाया जाना क्यों जरूरी है, पर शायद भाजपा की वो कोशिशें पर्याप्त नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ चल रहे अभियान का जवाब अभियान से ही देने का फैसला किया है। जिस भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि वह मुसलमानों के संदर्भ में नकारात्मक दृष्टिकोण रखती है, वो भारतीय जनता पार्टी इस अभियान के तहत 20 अप्रैल से 5 मई तक घर घर मुसलमानों के द्वार जाने की तैयारी कर चुकी है और उस तैयारी के तहत कुछ जगहों पर जाना भी शुरू कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ के संदर्भ में जन जागरण अभियान चलाने का फैसला लिया है, जिसमें स्वयं देश के गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू समेत तमाम नेता जनसभाओं के माध्यम से, सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से इस वक्फ संशोधन विधेयक की खूबियों को बताने की कोशिश करेंगे। भाजपा की दलील है कि 40 लाख एकड़ के आसपास भूमि है वक्फ की और उसको अगर ठीक तरीके से रख रखाव किया जाता तो इससे तकरीबन 1 लाख करोड़ सालाना आय होती, पर इसकी जगह पर कुल जमा आय 166 करोड़ रुपए सालाना होती है। अगर 1 लाख करोड़ इन संपत्तियों से कमाया जा रहा होता और उसको मुसलमानों की बेहतरी के लिए खर्च किया गया होता तो मुसलमानों की हालत वो ना होती आर्थिक दृष्टि से खराब जो अभी दिखाई देती है। भाजपा अपनी इस सोच को मुसलमानों के बीच ले जाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि इस अभियान के तहत तमाम उसके विधायक और सांसद कम से कम एक कार्यक्रम अपने क्षेत्र में करेंगे और वक्फ के संदर्भ में संशोधित अधिनियम की खूबियों को बताएंगे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सियासत को जनसंघ के दौर से इस बात पर केंद्रित रखा कि इस देश की सियासत आज़ादी के बाद अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की रही है, उस अल्पसंख्यक तबके की संतुष्टि के लिए भारतीय जनता पार्टी खुद ही उपक्रम क्यों कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को सार्थक करने की कोशिश है कि सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उसके तहत मुसलमानों का भी विश्वास जीतने की कोशिश इस अभियान के तहत भाजपा करने जा रही है। और क्या इस कोशिश को मुसलमान तबका उस गहराई के साथ स्वीकारने के लिए तैयार है जिसकी अपेक्षा भाजपा को है? तो इससे जुड़े हुए सवाल बहुत तेरे हैं। इसी का उत्तर खोजने की कोशिश आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। डॉक्टर ऋचा सिंह हमारे साथ में प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, जो प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। आजम खान जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही अतिकुर रहमान साहब, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर, वह भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करें उससे पहले लेकिन समय आज के विचार सूत्र का। तो हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि जो समझे भी और समझाए भी, दुनिया में उस रिश्ते से प्यारा कोई रिश्ता नहीं है। किम हैरिसन ने ये क्या कमाल की बात कही थी। क्या भाजपा इसी रास्ते पर चलने की कोशिश में ये समझ भी रही है और समझकर अब समझाने भी जा रही है? इस बात को ध्यान में रखते हैं और चर्चा की शुरुआत डॉक्टर ऋचा सिंह जी से करते हैं। क्या जरूरत आन पड़ी डॉक्टर ऋचा जी, जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के दरवाजे पर खड़ी होने के लिए तैयार हो गए? रोशनी दीजिए ना।
जी देखिए, संसद ने कानून पारित कर दिया है, माननीय राष्ट्रपति जी की उस पर मुहर लग चुकी है, और जब ये कानून देश में पारित हो चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है, हम तो इसे संवैधानिक जिम्मेदारी कहते हैं, कि इसकी जनोपयोगी बिंदुओं को हम घर घर तक पहुंचाएं, और विशेष रूप से जो मेजॉरिटी मुसलमान इससे प्रभावित हैं या जो इनको अपना विषय समझ रहे हैं, उन तक हम अपनी बात लेकर जाएं और संवैधानिक प्रावधानों को ले। देखिए, ये बात तो तय है कि वक्फ के नाम पर लंबे समय से जिस तरीके से जमीनों की लूट चल रही थी, जमीनों की जो है भूमाफिया किस तरीके से जमीनों का उपयोग कर रहे थे, वक्फ की जितनी जमीन है, जैसा कि अभी आपने बताया, अभी उसको मैं फिर से दोहरा देती हूँ, कि 37.94 लाख एकड़ जमीन है, जिससे अगर प्रतिवर्ष अगर इसका सही उपयोग हो रहा होता तो 1 लाख करोड़ रुपए की आय होनी चाहिए थी, लेकिन वास्तव में इसकी आय सिर्फ 166 करोड़ रुपए। तो आखिर इसका सही उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? इसको निर्देशित करना और इसको जमीन पर लाना, ये सरकार का काम है। दूसरी तरफ है कि देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, क्योंकि अफवाह तंत्र का हमेशा से सहारा लेते हैं, तो ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरीके से मुसलमानों के धार्मिक विषय का मामला है। तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि रामजस फाउंडेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने यह एकदम स्पष्ट आधारित कर दिया है कि वक्फ किसी भी तरीके से रिलीजियस मसला नहीं है, ये जमीन के विनियमन का यानी कि जमीन के मैनेजमेंट का मसला है, इसका कतई किसी भी धार्मिक पहलू से कोई मतलब नहीं है। और ऐसा ही कर्नाटक के हाईकोर्ट ने भी वक्फ को लेकर एक जो पिटीशन थी उसमें यह स्पष्ट किया है कि विशुद्ध रूप से जमीन के विनियमन का मामला है। और दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है, तो मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो लंबे समय से शोषित रहा है, जिसका शोषण हुआ है, और उसमें भी जो माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी है, उनको कैसे उसका लाभ पहुंचे, कैसे उनकी स्थिति को सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए एक महत्वपूर्ण कानून आया है, जिसका जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष उसका अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में गलत भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है हम इसको जनता के बीच में लेकर आपकी जाएंगे। जिम्मेदारी को लेकर बड़ी उलझन है ऋचा जी। भाई, आप तो देश को लगातार ये समझाने में लगे थे कि एक भाजपा ही है जो बहुसंख्यकों के हितों का ध्यान रखती है, और आप तो अचानक अल्पसंख्यकों की चिंता में इतने दुबले हो गए कि उनके दरवाजे दरवाजे जाने के लिए तत्पर हो गए। आपका तो यही आरोप रखता था, ये कांग्रेस, ये समाजवादी पार्टी, ये तो केवल मुसलमानों को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के संदर्भ में ये प्रयत्नशील रहते हैं। बहुसंख्यकों को भूल गए आप? बहुसंख्यकों में कितने लोग गरीब घूम रहे हैं। आपको अचानक मुसलमानों की बड़ी चिंता हो गई, और इतनी चिंता हो गई कि गृह मंत्री से लेकर संतरी तक सबको आप इस काम में लगा रहे हैं। भूल सुधार कर रहे हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है, लेकिन हमारा स्पष्ट स्टैंड है कि हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। जहां पर यह कहा जाए संविधान के विरोध में जाकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध में जाकर यह कहा जाए कि धर्म के आधार पर आरक्षण कर दिया जाएगा, या विशेष रूप से धर्म के आधार पर किसी को भी प्रिविलेज दिया जाएगा, इसको नहीं स्वीकार किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जब धारा 370 हटाने की बात हुई थी, तब भी यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है जो ये कह रही थी कि हम खून की नदियां बहा देंगे। आज आप देखिए तो धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट चुका है, और वहां किस तरीके से लोग इससे जो है पॉजिटिव रूप में प्रभावित हुए हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द मुसलमान। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब 3 तलाक के कानून को लाती है, जिसमें हम विशेष रूप से महिलाओं को जिस तरीके की असमंजस स्थिति में अपना जीवन यापन करना पड़ रहा था, जब हम इसको हटा रहे थे तो भी उन्होंने यही कहा। आप थोड़ा भूल रही हैं, जिस समय पे आप ये बात कर रही हैं, वो कश्मीर जहां से धारा 370 हटाई थी ना, 28 पर्यटकों की हत्या हो गई अभी अभी। धारा 370 ही सारे आतंकवाद की जड़ बताई जाती थी। अभी हम विषय पर रहते हैं। मेरा आपसे सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसी क्या भाजपा की मजबूरी आन पड़ी है कि उसे मुसलमानों को समझाने की जरूरत आन पड़ी कि हम आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आपने तो देश को बताया ये था कि आप बहुसंख्यकों के हितों की चिंता करेंगे। ये जिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं,
इनके संदर्भ में तो चुनाव प्रचार के दौरान बताया था कि ये लोग आएंगे तो मंगलसूत्र खतरे में पड़ जाएंगे, पर आप तो जिनसे खतरे की बात कर रहे थे उनकी बेहतरी के संदर्भ में इतने प्रयत्नशील हो गए। ऐसा बदलाव आप में क्यों आ गया, ये मैं समझना चाहता हूं, अपने दर्शकों को भी समझाना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी है कि जिनसे आप खतरा बता रहे थे बहुसंख्यकों को, उनकी बेहतरी के लिए इतने प्रयत्नशील हो गए। नहीं, देखिए, खतरा तो सोच से है, और ये सोच तभी खत्म होगी जब इस देश में प्रत्येक नागरिक संविधान के अनुसार बराबर का नागरिक होगा और बराबर से नागरिक कर्तव्यों का वहन करेगा और नागरिक अधिकारों का प्रयोग करेगा। और जब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है, तो आप पिछले जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में ऐतिहासिक रूप से तीसरी बार सरकार बना चुकी है। आप किसी भी एक योजना को उठाकर देख लीजिए जिसमें किसी भी धर्म और जाति के आधार पर विवेक किया गया हो। लेकिन हाँ, हम इस विचार के खिलाफत है जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां जो तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर अंधी हो जाती हैं कि जब ये चुनाव में जाती है तो कहती है कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को ताक पर रख देंगे और धर्म के आधार पर आरक्षण लागू कर देंगे। ये धर्म के लिए खतरा, ये इस देश के लिए खतरा है। हम इस देश को बताना चाहते हैं कि जब एएमयू में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में ये वही पार्टियां हैं जो दलितों और पिछड़ों की बात करती हैं, लेकिन वहां अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर दलित और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने की बात करती है। लेकिन आज चूंकि वक्त की बात हो रही है तो वक्त में हमारी ये जिम्मेदारी है, ये देश में कानून पारित हो चुका है संसद से, और इस कानून की उपलब्धियों को, इस कानून के जो है सकारात्मक बिंदुओं को लेकर जाना जनता के बीच में हमारी जिम्मेदारी है और अब इसको निभाएंगे। चलिए मैं जाऊं डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास, उससे पहले एक बात जानना चाहता हूं। कानून तो पारित हो गया, पर ये कानून सही है कि गलत है, इसके संदर्भ में देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही है और आप जनता की अदालत में जा रहे हैं ये बताने के लिए कि एकदम सही है। या विश्वास है क्या देश की सर्वोच्च अदालत के प्रति, जो आप जनता के पास जाने के लिए तत्पर हो गए, मुसलमानों के दरवाजे पर जाने के लिए तत्पर हो गए? नहीं, देखिए, देश में माननीय न्यायालय का सम्मान है और माननीय न्यायालय अपना कार्य कर रहा है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती है। लेकिन देश से पारित कानून को लेकर उसको जनता के बीच में जनोन्मुखी कैसे है ये बताना, ये सरकार का काम है। हम अपनी जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं और हम इस जिम्मेदारी को उठाने में पूरी तरीके से कामयाब होंगे। अभी आप देखिएगा कि हम कामयाब होंगे, ये ऋचा जी का दावा है, और उनकी कामयाबी से कितना डर डॉक्टर अजय उपाध्याय को लग रहा है ये जानने में हमारी बड़ी दिलचस्पी है। क्या कहते हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय? आप तो मुस्लिम विरोधी बताते थे भाजपा को, अल्पसंख्यक विरोधी बताते थे। भाजपा की कमिटमेंट देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प देखिए कि जिस भाजपा पर आपके इतने सवाल थे वो भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता और एक एक नेता को मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मुसलमानों के दरवाजे दरवाजे भेज रही है, ये बताने के लिए कि हम आपके लिए कितना बेहतर काम कर रहे हैं, कितना बेहतरीन कानून लाए हैं, उस कानून से आपकी ज़िंदगी में कितने बड़े बदलाव आने वाले हैं। जिस व्यवस्था से 166 करोड़ रुपए सालाना आते थे, आने वाले समय में 1 लाख करोड़ सालाना आएगा, और आप उनकी ज़िंदगी में आने वाले इस सकारात्मक बदलाव के खिलाफ खड़े रहते। आप चाहते हैं मुसलमान गरीब रहे, मुसलमान वंचित रहे मुख्य धारा से, मुसलमान हाथ पसारे रहे। ऐसा आप क्यों चाहते हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय? क्यों भाजपा की राह में रोड़ा बन रहे हैं आप, देश की प्रगति में रोड़ा बन रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान। भाजपा को यदि इतनी बड़ी सन्मति गांधी जी के इन विचारों से मिल जाता तो फिर कहना ही क्या था। पर सच्चाई, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है। और इस सच्चाई को सुप्रीम कोर्ट में जो है मिल गया, सही आईना दिख गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 2 बिंदुओं पर विशेष तौर पे वक्फ बाय यूजर और गैर हिंदुओं को उनके बोर्ड में या काउंसिल में मेंबर बनाने की जो बात थी, हम तो तथ्यों पर बात कर रहे हैं, गैर मुस्लिम को, उन दोनों पर फिलहाल रोक लगा दी है। गैर मुस्लिम उनके काउंसिल में या उनके बोर्ड्स में जो रिप्रेजेंटेशन भाजपा के लोगों को सरकार को देनी थी उस पर रोक लगा दी है। ये 2 अभी फिलहाल है जो 5 तारीख के सुनवाई के बाद आगे और भी चीजें उसमें आएंगी। कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में
इस संशोधन के संदर्भ में जब बातें हो रही थी, ये दोनों प्रमुखता के साथ उठाने का प्रयास करती रही और सरकार को समझाने का प्रयास की कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार जो बाबा साहब अंबेडकर साहब के संविधान के द्वारा जनता को प्रदत्त है, सभी को धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं इससे बाधित होती। और सुप्रीम कोर्ट को यह समझ में आ गई, पर भाजपा के लोगों को अभी तक समझ नहीं आई। अब भाजपा के लोग जनता को समझाएंगे, जो खुद ही भटके हुए हैं, जिनको खुद ही समझ नहीं आ रही है, वो जनता को कैसे समझाएंगे? या तो ये समझाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, जैसा कि इनका एक सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो हिंसक हो गया है, आतंकवादी की तरह बर्ताव करता है और देश में गृह युद्ध चल रहा है। तो यदि ये समझाने की प्रक्रिया होगी तो बात अलग, अन्यथा इनको समझ में आ जाए तो पहले इस दो बिंदुओं पर इनको समझना चाहिए कि किसी भी धार्मिक संस्थान दूसरे का है, प्रबंधन के मामले में यह मौलिक अधिकार है और आर्टिकल 26 से लेकर 30 तक इस पर क्लियर कट मेंशन है। इसमें कई बार कोर्ट में भी गए हैं, न्यायालय और कार्यपालिका और न्यायपालिका में कई बार इस पर चर्चाएं हुई हैं और कानून भी बना तो उस पर कई बार चर्चाओं का निष्कर्ष क्या आया है। अब बात आती है कि कल्याण की बात है। हम तो चाहते हैं, ईश्वर करे सद्बुद्धि दे, भारत के हर नागरिक को एक नागरिक की हैसियत से जो संविधान में उसको दर्जा प्राप्त है, उसी हैसियत से देखा जाए, क्षेत्र धर्म जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर। समस्या क्या है? क्या ये भावना भड़काओ पार्टी के लोग जब जाएंगे लोगों के बीच तो ये भी बताएंगे कि किसी इनके सांसद ने अय कटवे अय मुल्ले बोलने वाले को प्रमोशन भी दिया था और अभी दिल्ली के इलेक्शन में भी उनको चुनाव लड़ाया, फिर कहीं वो बैठे हुए हैं। क्या ये बताएंगे एक मुख्यमंत्री हैं 80-20 की बात किसके लिए करते हैं, चर्बी गर्मी उतारने की बात करते हैं, हरामजादे और क्या क्या शब्द रामजादे बोलते हैं, किन के लिए बोलते हैं? जब जाएं तो जरूर इस बात को भी समझाना चाहिए। इसके अलावा जो है गोकशी करने वाले पर जिस तरह उसके नाम पर जिस तरह से मॉब लिंचिंग होती रही है लगातार, और मॉब लिंचर को जब वो जेल से निकलता है तो माला पहनाई जाती है, ये जाएंगे तो जरूर ये भी बताना चाहिए उन लोगों को। ये कम से कम इस बहाने प्रायश्चित कर लेंगे तो इस देश के लिए बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। बिल्किस बानो के जो हत्यारे थे, जेल से निकाल करके उनको जिस तरह माला चुनाव के टाइम पहनाते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आपने ठीक कहा, मौत से मटन और मौत से मंगलसूत्र सरेआम देखा है चुनाव के टाइम। ये और कोई नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, बड़े हिमायती बनते हैं यदि एक समुदाय के, तो जनता में जब भाजपा के लोग जाएं तो जरूर इस बात को उन्हें बताना चाहिए कि आइंदा आज के बाद ऐसी हरकत हमारे देश का कोई। अरे एक बार बताइए अजय उपाध्याय जी, भाजपा ने एक पूरी कमेटी बनाई इस अभियान को चलाने के लिए। महासचिव है राधा मोहनदास अग्रवाल, दुष्यंत गौतम, आपके पास था हुए अनिल एंटनी, अरविंद मेनन, मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, इनके नेतृत्व में अभियान है। इससे पहले सौगाते मोदी भी हो रखा है। अगर भाजपा के पास नैतिक बल ना होता इस कानून के संदर्भ में तो दरवाजे दरवाजे जाने का जोखिम क्यों लेती? क्या आपको नहीं लगता है भाजपा ने तैयारी ठीक कर ली है? बहुसंख्यक तो भाजपा के साथ था ही, अब अल्पसंख्यक को भी अपने साथ लेने भाजपा सड़क पर आई। आपका क्या होगा डॉक्टर अजय उपाध्याय? देखिए आज तक अभी तक तो एक ही बात रही ना इस देश में कि बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक से डराओ, सांप्रदायिकता फैलाओ, बटोगे तो कटोगे के नारों के साथ देश को भरमाओ। और अब जो है उन बहुसंख्यक के साथ सरेआम जो है ये भी दिख रहा है, उन्हें दिखेगा कि वाकई डरता कौन है। मुसलमानों का जो मामला था और सच्चाई जो देश में रही है, उससे भाजपा के लोग अपने सियासत के लिए डरते हैं या देश के जो उदार चरित्र का सर्वधर्म समभाव को मानने वाला एक सनातनी जो हिंदू है उसको डराने का प्रयास लगातार करके भाजपा अपने सियासत की रोटियां सेद्दी रही है। तो ये स्पष्ट हो जाएगा, ये स्पष्ट हो जाएगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय का कहना है। पर चलो कांग्रेस तो बाकी लोगों पर भी मेहनत कर लेती है, समाजवादी पार्टी का क्या होगा?
अब तो मुसलमानों की चिंता भी भाजपा करने लगी। आपका क्या होगा आजम खान जी? देखिए हिमांशु जी, भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। भाजपा ने कहा कि वक्फ अधिनियम बिल एक्ट जो बना वो हमने बहुत ही वाइड कंसल्टेशन किया, जेपीसी में किया, संसद में किया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ने उसको बनाया। लेकिन उसी के एससी तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देने में बगले झांकने लगे और समय मांग लिया। आखिर जब इतना वाइड कंसल्टेशन किया था तो तुषार मेहता को उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट के जवाब देना चाहिए था। जो सुप्रीम कोर्ट के सवाल थे, जो विपक्ष के सवाल थे कि भाई गैर मुस्लिम क्यों चाहिए आपको, क्या आप हिंदू बोर्डों में गैर हिंदू रखने जा रहे हैं क्या? तो तुषार मेहता के पास जवाब होना चाहिए था। इसका मतलब कोई तैयारी नहीं है, कोई कंसल्टेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई है। अगर होता तो तुषार मेहता भागते हुए नजर नहीं आते और सुप्रीम कोर्ट से समय न मांगते। तो इसका झूठी पार्टी है और जुमलेबाज पार्टी है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला सकते हैं, सांप्रदायिकता फैला सकते हैं, किसी का हित नहीं कर सकते हैं। तो जब ये जाएंगे मुसलमानों के बीच तो इन्हें बताना पड़ेगा पहलू खान से जुनेद खान तक जो मामलिंची हुई उसका क्या है, उसका क्या जवाब है। जो आए दिन जेलों में मुसलमान डाले जा रहे हैं उसका क्या जवाब है। जो शाही मस्जिद, जामा मस्जिद संभल की है, कुशीनगर की मस्जिद गिरा दी, उसका क्या जवाब है। ये जाए तो मुसलमानों के बाद, जब इनके लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा पा रहे हैं, संसद को नहीं समझा पा रहे हैं, तो मुसलमानों को क्या समझा पाएंगे। ये भी एक करके देख लें, क्योंकि जब तक तो नाकाम रहे, सुप्रीम कोर्ट को समझाने में नाकाम रहे, संसद को समझाने में नाकाम रहे, क्योंकि बहुमत में अधिनियम पास हो गया लेकिन सर्वसम्मति से तो नहीं हो पाया ना। तो झूठे जुमलेबाज हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना संसद को समझा पाए, ना अदालत को समझा पा रहे हैं। ये आजम खान जी की दलील है। पर हमारे साथ जाने माने इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब है, वो तो समझ पा रहे होंगे भाजपा की इस कोशिश को कितना सराहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पर सभी प्रभावशाली मुस्लिमों के साथ बैठक करने जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, प्रेजेंटेशन करेगी, हर मंडल में महिला संवाद भी करेगी, मुस्लिम महिला संपर्क अभियान भी चलाएगी। इतना सब कुछ किसके लिए? गरीब मुसलमान के लिए, पसमंदा मुसलमान के लिए, उस अल्पसंख्यक के लिए जिसे 75 साल बाद भी मुख्य धारा में वो जगह नहीं मिली जो मिल जानी चाहिए थी। और वक्फ की संपत्ति से 1 लाख करोड़ की आय हो सकती है जो महज 166 करोड़ पर सिमटा के रखी हुई थी। इसके लिए स्वागत करना चाहेंगे अतीकुर रहमान साहब, अभिनंदन करना चाहेंगे भाजपा का, मदद करना चाहेंगे भाजपा के अभियान की, कभी भी विरोध में रहना चाहेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुसलमानों की बेहतरी के विषय में सोचने की? क्या कहते हैं अतीकुर रहमान? ना घर में आए मेहमान को हम अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करेंगे। डॉक्टर साहब थोड़ी सी देर से आ रहे हैं, देर से ही सही। और डॉक्टर ऋचा को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि अगर पॉजिटिवली ये कदम उठाएं तो कम्युनिटी के साथ इनको मिल सकता है। थोड़े से पॉइंट्स इसके अंदर ऋचा जी आप नोट कर ले तो अच्छा होगा। 5 करोड़ मुसलमानों ने इसका विरोध किया ऑनलाइन। आपने उसके जवाब में हमको क्या कहा कि आपको धोखे में रखा जा रहा है, ये कुछ आईपी एड्रेसेस से आ रहा है और ये 5 करोड़ मुसलमान इसका विरोध नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब कितना इंटरेस्टिंग मामला है। देखिए आपने कहा कि घर घर जा रहे, यानी अगर घर घर जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये हमको पेश करेंगे कि भाई हमने मुसलमानों को समझा लिया, अब आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का, आर्टिकल 30 का वायलेशन होने दीजिए, लेकिन कम्युनिटी को हमने समझा दिया है और इसको आप पारित करिए। क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब? यहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक कम्युनिटी को लेकर दलील नहीं पेश की जा रही है। जो आर्टिकल्स का वायलेशन हो रहा है संविधान के, उनके ऊपर दलील हो रही है कि किस तरह से इक्वालिटी को रद्द किया गया है इस संशोधन के थ्रू, किस तरह से माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर इंटरफियर किया जा रहा है। तो अब आप क्या कम्युनिटी से ये कहलवाएंगे सुप्रीम कोर्ट में अतीकुर रहमान जाके कहेंगे
कि आर्टिकल 30 का वायलेशन होने दीजिए भाई। लेकिन हम क्योंकि बीजेपी हमारे दरवाजे पे आई है और हम बीजेपी के साथ हैं, ये थोड़ा सा बचकाना लग रहा है डॉक्टर साहब। अच्छा ऋचा जी, इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। मैं थोड़े से शॉर्टकट देना चाहूंगा डॉक्टर साहब के परमिशन से। देखिए बिल्कुल शॉर्टकट है मामला। आपको कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको कम्युनिटी की तरक्की चाहिए। मुसलमान पंचर बनाते बनाते आपको लगता है थक गया, हमको लगता है कि हमने देश की गाड़ी को आगे बढ़ाया है। अलबत्ता शॉर्टकट ये है ऋचा जी कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस जैसा है अदालत में कह दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला आना बाकी है कि भाई हम अपनी याचिका वापस लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। आप तमाम यंग मुस्लिम महिलाओं को कह दीजिए कि आप यूनिफॉर्म के तहत अपने हिजाब में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आइए, आराम से एग्जाम दीजिए, खूब तरक्की करिए। हिजाब से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अलबत्ता मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जो मुस्लिम लड़की ये कहेगी कि उसको बाध्य किया जा रहा है, जबरदस्ती उसको हिजाब पहनाया जा रहा है, तो मैं आपका समर्थन करूंगा और मैं उस लड़की का साथ देने को तैयार हूं। ऋचा जी, उमर खालिद 4.5 वर्षों से तिरंगे का हवाला देकर, संविधान को हवाला देकर ऐसे अनगिनत मुसलमान जेल में बेचारे चक्की पीस रहे हैं, पछता रहे हैं। उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके वालिदैन पछता रहे हैं। और जो लिंच करे हुए हैं उनकी तो कहानी बहुत दर्दनाक है ऋचा जी। आप किस किस के घर पे जाएंगी, किस किस का दरवाजा खटखटाएंगी, कहां कहां माफी मांगेगी, तब जाके मुसलमानों का समर्थन शायद आपको हासिल हो जाए। नहीं, उनका तो समर्थन ठीक है, पर भाजपा उनका समर्थन मांगने नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी तो ये समझाने जा रही है कि हमने वक्फ में जो संशोधन किया है उससे मुसलमानों की तरक्की का रास्ता निकलने वाला है। क्या अतीकुर रहमान साहब इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि इतनी विशाल संपदा और उससे आमद केवल 166 करोड़, जिससे 1 लाख करोड़ कमाया जा सकता है अतीकुर रहमान साहब, और मुसलमानों की बेहतरी में लगाया जा सकता है, वो कोशिश अगर सरकार करने जा रही है तो उसके लिए आप कालीन बिछाना चाहेंगे या कांटे बिछाना चाहेंगे? थोड़ा इस पर भी तो अतीकुर रहमान साहब बताओ ना। ऋचा जी की थोड़ी मदद कीजिए। आपने सवाल ऐसे किए, पर थोड़ी मदद के संदर्भ में भी तो कोई आवाज आए आपकी। भाई आपकी मदद के लिए आगे बढ़े हैं। जब मैंने कहा ना कि हम तो खैर मकदम करेंगे, हमारे दरवाजे पे ये आएंगी तो। और अजय जी ने जिस तरह से बताया, मैं भी उस डिटेल में जा सकता था कि हम ऐसी सरकार पे विश्वास करें जिस सरकार ने पहले ही उस मंत्री के द्वारा पार्लियामेंट में हमको एड्रेस करने की कोशिश की, अनुराग ठाकुर, जो पहले ही हमको गोली मारने का आह्वान कर चुका है, गद्दार घोषित कर चुका है। हम उस प्रधानमंत्री पे भरोसा करें ऋचा जी, जो हमको कहते हैं कि भाई ये घुसपैठियां हैं, ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं, और पता नहीं कहां कहां से कांग्रेस हिंदू बहनों के मंगलसूत्र और गाय बछड़े फलाना फलाना छीन कर मुसलमानों को देने जा रही है। किस प्रधानमंत्री पे भरोसा करें, किस अनुराग ठाकुर पे भरोसा करें? एक मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप नहीं दे सकी कम्युनिटी को, जो कि कम से कम वक्त के मुद्दे पर हमको कॉन्फिडेंस में ला सकता था। ऋचा जी, बहुत मेहनत करना पड़ेगी आपको, बहुत मेहनत करना पड़ेगी ऋचा जी। अतीकुर रहमान साहब का ये कहना है। क्या कहती है ऋचा जी? जिस मुसलमान कम्युनिटी की आबादी देश में 17 करोड़ से ज़्यादा है, उस कम्युनिटी के एक व्यक्ति को लोकसभा की 545 सीटों की सूची में टिकट तक देने के लिए आप तैयार नहीं होते। उसको 166 करोड़ से सीधे 1 लाख करोड़ का साम्राज्य दिखा रहे हैं। एतबार कैसे बनेगा डॉक्टर ऋचा सिंह? सवाल है अतीकुर रहमान साहब का। डॉक्टर अजय उपाध्याय को जाने दीजिए, आजम खान जी को भी जाना दीजिए, अतीकुर रहमान के सवालों का तो उत्तर आपको देना चाहिए। वो आपके लिए स्वागत करने के लिए तत्पर खड़े ऐसा दावा कर रहे हैं। आपको उनके दावे पे कितना एतबार आ रहा है? नहीं, आदरणीय हिमांशु सर, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ये वक्फ की ऐतिहासिक पहल हुई है और ये वक्फ का कानून लाया गया है संशोधनों के साथ,
जिसमें ये बात अलग है कि इससे पहले भी 5 बार संशोधन हो चुके हैं, लेकिन वो कभी कांग्रेस पार्टी को गैर संवैधानिक नहीं लगे। आज गैर संवैधानिक लगे, क्योंकि 2013 में जो ये अंतिम संशोधन लेकर आए उसमें उन्होंने कई गैर संवैधानिक प्रावधान किए, जिनको बदलना आज समय की जरूरत है, ताकि माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी को उसका लाभ मिल सके। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने 2-3 बातें की, मैं आपको उस पर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि अभी ये सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के लोग गए थे कानून को रद्द करवाने के लिए, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसी भी तरीके का कोई स्टे नहीं दिया गया है। ये जिन 2 बिंदुओं की बात कर रहे थे, वक्फ बाय यूजर और जिन संपत्तियों को कोर्ट के द्वारा डिनोटिफाई किया गया, उसमें कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। मैं आपको बता दूं, विशेष रूप से कांग्रेस के प्रवक्ता को, वैसे तो ये एआईसीसी के मेंबर है, मुझे उम्मीद थी कि इनको मालूम होगा कि ये एफिडेविट सरकार की तरफ से ही दिया गया है कि जब तक इस तरीके के सवाल है तब तक हम इस पे कोई आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे। अभी आजम खान जी कह रहे थे, यार तुषार मेहता जी को कुछ नहीं पता था। आजम खान जी, आपको कोर्ट में जाना चाहिए और माननीय उच्चतम न्यायालय की प्रोसीडिंग्स को देखना चाहिए कि कानून के कटघरे में खड़े जब होते हैं सारे लोग, तो कैसे कदम दर कदम बढ़ाते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिन्होंने हमेशा से मुसलमानों को डर दिखाया है भारतीय जनता पार्टी का। आज इस मिथ्या को तोड़ने का वक्त आ गया है। ये हमेशा कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो संविधान खतरे में आ जाएगा। अभी आपने 2024 में देखा था कि किस तरीके से संविधान पर खतरा बनाकर इन्होंने देश को गुमराह करने का काम किया, लेकिन जनता को समझ में आ गया और उत्तर प्रदेश में वही जनता जिन्होंने इनको सीटें दी थी, उसने उपचुनाव में इनको फिर से आईना दिखाने का काम किया है। हम ये बात करना चाहते हैं कि 1985 में जब शाहबानो का केस आया, जिसने किस तरीके से उनको गुजारा भत्ता देने का केवल निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया और उसके खिलाफ कानून ला दिया, क्योंकि ये कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का भी अधिकार नहीं है। इसको कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति। आज ये फिर से कह रहे हैं दबाव में कि अब जो संसद द्वारा कानून पारित किया गया है उसको हम सुप्रीम कोर्ट से पलटवा देंगे। तो देखिए, देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है। इनको धारा अनुच्छेद 301 पढ़ना चाहिए संविधान का, जिसमें संपत्ति के विनियमन का और रखरखाव का मामला दिया हुआ है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता बार बार कह रहे थे कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में बता दिया था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस बात का निर्णय दिया है कि वक्फ का मामला किसी भी तरीके से धार्मिक मामला नहीं है। और इसीलिए डॉक्टर ऋचा सिंह, आप अपनी दलील पर कायम है, सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाती हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने तो सवाल उठाया ना, जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर अजय उपाध्याय यहां पर बोल रहे हैं कि भाई आप इसमें गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में क्यों शामिल करना चाहते हैं। याद है ना आपको, ये जो आप हाई कोर्ट और अन्य मामलों का हवाला दे रही हैं, क्या मानती हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हुए हैं कुछ पढ़ते पढ़ते नहीं है, उन्होंने तो ये सवाल उठाया, क्यों? और इसके जवाब में माननीय तुषार मेहता जी ने बोला थोड़ा समय दीजिए, जवाब लेकर आते हैं। क्या कहते हैं ऋचा जी? जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल है बिल्कुल जवाब देंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी पूछना चाहेंगे अजय उपाध्याय जी से, जब ये वक्फ बाय यूजर की बात करते हैं तो देश में जब संविधान एक है, देश में कानून एक है, तो जब वक्फ बाय यूजर हो जाएगा तो फिर ये भी पूछना पड़ेगा कि वक्फ बाय मंदिर क्यों नहीं हो, मंदिर बाय यूजर क्यों नहीं होगा, गुरुद्वारा बाय यूजर क्यों नहीं होगा? क्योंकि भूमि के स्वामित्व का एक कानून बना हुआ है देश में, किसी को भी कागज दिखाने पड़ते हैं। ये वही लोग पूछ रहे हैं कि कागज कहां से आएंगे। ये आप लोग लगातार राम मंदिर के कागज मांग रहे थे, काशी के कागज मांगते हैं, मथुरा के कागज मांगते हैं, लेकिन जब इसकी बात आती है तो आप कहते हैं कि हम कागज कहां से लाएंगे। तो इस देश में संविधान और कानून प्रत्येक नागरिक के लिए बराबर है। और माननीय उच्चतम न्यायालय में चूंकि वहां प्रोसीडिंग्स चल रही है, माननीय उच्चतम न्यायालय की किसी भी उस पर कमेंट करना मैं जो है जरूरी नहीं समझती और ना वो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन हाँ, हम जरूर माइनॉरिटी के बीच में जा रहे हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ जा रहे हैं। अभी आपने देखिए, बोहरा मुसलमानों ने, आगा खानी मुसलमानों के पूरे नेतृत्व ने जाके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत की है, अपना प्रतिनिधित्व उनको शुक्रिया कहा है, क्योंकि वक्फ के नाम पर जिस तरीके से भूमाफियाओं का कब्जा चला आ रहा था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की मिलीभगत से, आज इनको डर लग रहा है कि हम जिस नाम पर डराते थे और जिस नाम पर तुष्टीकरण करके वोट लेते थे, अब वो भी इनके हाथ से जाने वाला है।
लेकिन ऋचा जी आपने उत्तर नहीं दिया, ना तो अतीकुर रहमान साहब की बात का दिया, ना बटेंगे तो कटेंगे का दिया, ना 80-20 का दिया, और जिन हाथों पर आशंका थी मंगलसूत्र छीनने की, उनकी बेहतरी के लिए इतने तत्पर हो गए। बड़ी उलझन है भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? अतीकुर रहमान जी के सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन उनका ये सवाल 80-20 जब कहा जाता है और जब इस देश के लोगों के बटेंगे कटेंगे की बात की जाती है, तो इस देश के समस्त लोगों के एक साथ आने की बात की जाती है। क्योंकि इस देश ने वो भी दौर देखा है कि जब विभाजन की विभीषिका में किस तरीके से चुन चुनकर लोगों को मारा गया, लेकिन देश के नागरिक बिना किसी धर्म और जातिगत भेदभाव के एक साथ खड़े होकर देश विरोधी ताकतों का सामना करें, ये है बटेंगे और कटेंगे। अरे तो फिर आप बताइए ना कि वो 545 प्रत्याशियों की सूची में सबके एक साथ रहने की भावना के तहत वो नाम क्यों नहीं दिखते? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, हमेशा से हमारे माइनॉरिटी के मंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, वर्तमान समय में भी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि समाजवादी पार्टी अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और या फिर आने वाले समय में मुख्यमंत्री का दावेदार किसी मुसलमान को कब घोषित करने जा रही है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जहां पर पूरी तरीके से एक परिवार का, ये भाजपा कब मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है? थोड़ा जानकारी दे दें तो फिर जाके मैं आजम खान जी से भी और माननीय डॉक्टर अजय उपाध्याय से भी पूछूं। बड़ी उत्सुकता है मुझे ये जानने में। कांग्रेस पार्टी ने और समाजवादी पार्टी ने सारी बातें की, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद की हिंसा को लेकर भी कहा है। नहीं नहीं ऋचा जी अभी रुकिए, आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि समाजवादी पार्टी किसी मुसलमान को अपना अध्यक्ष कब बनाने जा रही है, और इनके संदर्भ में तो आपका आरोप ही है कि इन्होंने मुसलमानों को बहकाया, अल्पसंख्यकों को बहकाने की कोशिश की। इन्होंने मुसलमानों की कभी बेहतरी करनी ही नहीं चाह रही। अगर मुसलमानों की बेहतरी चाहते तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के संदर्भ में या समाजवादी पार्टी के संदर्भ में ये मुसलमान को बनाते। पर आपका यह दावा है कि भाजपा वाकई मुसलमानों की बेहतरी करने जा रही है। भाजपा ही वो पार्टी है जो मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करने जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बड़े कयास चल रहे हैं, क्या बता रही है डॉक्टर ऋचा सिंह जी? भाजपा तो मुसलमान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही है ना? देखिए, पार्टी संगठन का निर्णय होता है, ये आपके चैनल पर बैठ के डिस्कस करने का। अरे अभी तो आपने सवाल किया इसलिए हमारा सवाल आ गया। नहीं, आपका सवाल आया, आपके सवाल का स्वागत है, मैंने उसका जवाब दे दिया कि पार्टी संगठन के विषय होते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को यह बताना चाहिए कि ये हमसे तो सवाल करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी मुख्य जो है महासचिव और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों एक ही परिवार से, ये परिवार से भी बाहर नहीं निकल पाते। कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है कि इस तरीके से अब तो ये नेशनल हेराल्ड में पूरी तरीके से चार्जशीटेड हो गए। कम से कम अब भी दें अपना पद, अब भी नहीं देंगे अल्पसंख्यक समुदाय को, क्योंकि उनको सिर्फ डराकर उनसे वोट लेना और तुष्टिकरण की राजनीति करनी है। चार्जशीट देना क्या दोषीकरण देना हो जाता है डॉक्टर ऋचा सिंह? नहीं, चार्जशीट में नाम आ गया है, अब तो इनको जो है स्पष्टीकरण देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, मेरा जो सवाल है आपसे, चार्जशीट देना क्या दोषी करार दिया जाना होता है? नैतिकता के आधार पर कुछ दिनों के लिए अल्पसंख्यक को बना देना, क्यों? उससे इतना खतरा क्यों महसूस होता है? आप अपनी पार्टी के संदर्भ में जवाब देने से इनकार कर दें और डॉक्टर अजय उपाध्याय से आप चाहें कि वो इसका जवाब दे दे, पर आपकी इच्छा है तो चले जाते हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय। क्या कहते हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी माननीय ऋचा जी की दलीलों के संदर्भ में? बात की डॉक्टर साहिबा ने इतने विपरीत परिस्थितियों में भी वाकई इन्होंने प्रयास किया अच्छे से डिफेंड करने का। इनके उज्जवल भविष्य में कामना करता हूं। अच्छे लोगों को हर पार्टियों में अच्छे प्रवक्ता होने चाहिए। 5 संशोधनों की बात जरूर इन्होंने की है और सही में कांग्रेस पार्टी या पूर्ववर्ती सरकारों ने संशोधन किए, और संशोधन हमने उस तरह दिखावे के लिए नहीं कि 5 करोड़ लोगों से कब कहां कैसे कंसल्टेशन कर लिया, जिसके बाद कंसल्टेशन के बाद जो है जो कानून आता है तो न विपक्ष साथ होता है, न देश जिसके लिए उन्होंने बनाया वो साथ होता है, और न देश की न्यायपालिका साथ होती है। तो ये ऐसा कंसल्टेशन क्यों करते हो भाई? इसी तरह आपने नोटबंदी के समय किया कि मैंने जनता के हित में और आतंकवादियों को सफाया के हित में किया। क्या हुआ? न जनता को कुछ लाभ हुआ, न काला धन गया, न आतंकवादी खत्म हुए। आपने जीएसटी बनाया व्यापारियों के हित में, व्यापारी को पता ही नहीं कि उनका क्या हित हुआ। कृषि कानून भी आपने इसी तरह बनाया। कृषि कानून में जिन किसानों को के लिए कानून बनाया, बेचारे वो
उनको समझा ही नहीं पाए अभी तक, आज तक, और वही हाल इसका है। मैं कहता हूं ऐसा कानून आप क्यों बनाते हैं? कानून तो हमने सही में संशोधन किया और उन संशोधनों में आपका भी सहयोग लिया। याद कीजिए उस समय जो है सिकंदर बख्श साहब थे, बंगारू दत्तात्रेय साहब थे, या नकवी साहब थे, ये सारे लोगों ने 2013 के संशोधन 1995 के संशोधन का समर्थन किया और अनएमनेसली जो है वो पास हुआ पूर्ण सहमति के साथ है और कानून बना, कहीं कोई आपत्ति नहीं हुई। दिल आपका वो होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका उद्देश्य वो नहीं है। ये जो कहने वाली बात है ना, मैं फिर कहूंगा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग अलग हैं। नहीं वो तो ठीक है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, पर करेंगे क्या आप डॉक्टर अजय उपाध्याय आगे? अभी तक आपकी राजनीति भाजपा को मुस्लिम विरोधी पार्टी के तौर पर प्रस्तुत करने से चल रही थी। भाजपा ने अपने आप को बहुसंख्यकों के हित के रूप में तो प्रस्तुत कर ही लिया था, अब भाजपा अपने आप को अल्पसंख्यकों के हितों के पैरोकार के तौर पर भी प्रस्तुत करने की कोशिश में जुट गई है। कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं आप भाजपा की इस कोशिश को? भाजपा लगातार अपना विस्तार कर रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि भाजपा वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है? डॉक्टर अजय उपाध्याय, आने वाले समय के खतरे को देख पा रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, कोई सगा नहीं जिसको भाजपा और मोदी जी ने ठगा नहीं, और ये आज अल्पसंख्यक को भी समझ में आ रही है और देश के बहुसंख्यक भी अब समझने लगे हैं कि ये झगड़ा लड़ाओ पार्टी जो है, झगड़ा लगा करके, आपस में लड़वा करके और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां अभी तक सेकती रही है। दोनों जिस दिन समझेंगे और समझने लगे हैं, आप देखिएगा उसी दिन से अब जो है विदाई समारोह शुरू हो रही है। और कहीं ना कहीं यही डर है जिसके कारण मौलिक मुद्दों से हटाकर, भटकाकर, लटकाकर, बड़गलाकर ये सारे झूठ और भ्रम फैलाए जा रहे हैं। कभी हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड का केस लाकर, जो राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतीक एक रही है पत्रकारिता का, एक वो उस पर क्वेश्चन लगाकर, गांधी परिवार की छवि बिगाड़ने का प्रयास करके, या विपक्षी पार्टियों का प्रताड़ना योजना चलाकर प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह बचे। इस बार आप देखिएगा भावना भड़काओ पार्टी से लोग, देश को मुक्ति चाहिए और लोग भी मुक्ति चाहते हैं। तो कुल मिलाकर डॉक्टर अजय उपाध्याय बहुत चिंतित दिखाई नहीं दे रहे। आजम खान जी भी इतने निश्चिंत है, आजम जी थोड़ी गंभीरता से ले रहे हैं भाजपा की इस कोशिश को? भाजपा 2 सांसदों से यहां तक की यात्रा सुनियोजित तरीके से करके पहुंची है। उसने ये वक्फ के संदर्भ में जन जागरण अभियान में पूरा तंत्र झोंक दिया है। क्या कहते हो आजम खान जी? देखिए हिमांशु जी, भाजपा झूठ बोलती है, उनका चरित्र दोहरा है। एक तरफ वो पसमानदा गरीब मुसलमानों की तरक्की की बात करते हैं और आज के डेट में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की पसमानदा मुसलमानों की तरक्की के लिए जितनी स्कीमें हैं 100% बंद है। चाहे ऋचा तो वेबसाइट से चेक कर सकती है। दूसरी बात, भारतीय मुसलमानों के आधुनिक शिक्षा की एक योजना थी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में, जो माननीय मोदी जी कहते हैं ना, एक हाथ में कंप्यूटर हो और एक हाथ में कुरान हो, वो आधुनिक शिक्षा स्कीम भी 6 सालों से बंद है। तो ये आप समझ सकते हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम पसमानदा गरीब मुसलमानों की तरक्की करना चाहते हैं और उनसे तरक्की से संबंधित जितनी स्कीमें हैं सब बंद है। और दूसरी बात, अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की रक्षा करनी थी तो इन संशोधनों की आवश्यकता ही नहीं थी। आखिर गैर मुस्लिम जाके ही रक्षा हो पाएगी क्या? अदालत से डीएम को दे दिया जाए अधिकार तब रक्षा हो पाएगी क्या? या अदालत ज्यादा अच्छी रक्षा कर सकती थी? और वक्फ यूजर को हटा लेने से संपत्तियों की रक्षा हो जाएगी? डिलिमिटेशन एक्ट हटा लेने से संपत्तियों की रक्षा हो जाएगी? डिलिमिटेशन एक्ट हटाने से जानते हैं हिमांशु जी क्या प्रभाव पड़ा? जितने भाजपाई कब्जेदार हैं कल जाके अदालत से कहेंगे कि डीएम से कहेंगे कि 12 साल से ज्यादा हमारा कब्जा है, ये जमीन हमारी हुई है। जब डिलिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता था तो कभी भी वक्फ की संपत्तियां खाली कराई जा सकती हैं।
लेकिन अगर डीलिमिटेशन एक्ट हट गया तो वक्त की संपत्तियां उन कब्जेदारों के हाथ में चली जाएंगी। तो क्या मुसलमान इतना बेवकूफ है? ये बात उसे समझ में नहीं आ रही है। भाजपा अगर इतना बेवकूफ समझती है तो भाई उसे मुबारकबाद कि मुसलमानों को अभी तो दोयम दर्जे का नागरिक ही समझती थी, अब दोयम दर्जे का बेटा भी समझने लगी है। तो ये भाजपा को मुबारक। ये भाजपा को मुबारक आदमी का मानना है, मुसलमानों को बेवकूफ समझ रही है भाजपा। अतीकुर रहमान साहब इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या अतीकुर रहमान साहब को लगता है कि भाजपा का मन बदल रहा है, भाजपा का विचार बदल रहा है और भाजपा का व्यवहार बदल रहा है? डॉक्टर साहब, मेरा सौभाग्य है कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज के यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं और मैं तीनों से ये उम्मीद कर रहा हूं कि वो मुसलमानों को समझे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से मुसलमानों को वोट बैंक बनाया, दोनों को मान लेना चाहिए कि वोट बैंक के अलावा आप मुसलमानों को कुछ नहीं दे पाए और जो कुछ भी आपने दिया हम आपके लिए उसका शुक्रगुजार करने को तैयार है। बीजेपी ये सुन ले डॉक्टर साहब कि आज का मुसलमान वो मुसलमान नहीं रहा जिसको कांग्रेस ने और समाजवादी ने या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और आप भी इसी तरह से उसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करें। मुसलमान आज का सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी राइट्स को इंश्योर करना चाहता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चाहे जो भी करे, बीजेपी को यह समझना चाहिए कि आपने पिछले 10 सालों में मुसलमानों को जिस तरह से उनको जलील करने की कोशिश की है, चाहे वो तबलीगी जमात का मामला हो, जाकिर नायक का मामला हो, ये वक्फ का मामला हो, ट्रिपल तलाक का मामला हो, या गवर्नर साहब केरला के आके ये कहें कि इनके कुरान में आतंकवाद पढ़ाया जा रहा है, ये जलील करने का काम तो कम से कम डॉक्टर ऋचा समाजवादी और कांग्रेस ने नहीं किया। अब आप बताइए कि मुसलमान अगर किसी पर भरोसा करना चाहता है, और मैं डॉक्टर हिमांशु जी से पहले कह चुका हूं कि देश की तरक्की में मुसलमान अपनी तरक्की ढूंढता है, मुसलमान की तरक्की में देश की तरक्की पॉसिबल नहीं है। आप तीनों पॉलिटिकल पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, देश की तरक्की करिए, मुसलमान अपने आप पंचर बनाकर देश का पहिया नहीं रुकने देगा। तो देश की तरक्की कीजिए, ये कहना है अतीकुर रहमान साहब का। आयुब खान जी कह रहे थे कि कई सारी स्कीमें हैं मुसलमानों की भलाई के संदर्भ में जो बंद हो गई फंड के अभाव में। क्या आपको नहीं लगता है अतीकुर रहमान साहब 1 लाख करोड़ आएगा तो मुसलमानों की तरक्की के लिए सारी स्कीमों के लिए फंड भी बहुत मिल जाएगा? क्या कहते हैं आप, भाजपा की इस कोशिशों में मदद नहीं करनी चाहिए? डॉक्टर साहब, मोगले आजम का वो सीन याद करिए जब शंतराज को अकबर ने वादे किए थे कि इतनी जमीनें और इतनी ये और अनारकली से शादी तक करा देंगे, और शंतराज का जवाब क्या था? यही जवाब आज मुसलमानों का है, हम लालच में आने वाले नहीं है डॉक्टर साहब। अगर ये लालच है और इसमें कोई हकीकत है तो दिल्ली के अंदर जितनी वक्त की जमीनें हैं, कल के कल बीजेपी उनकी सरकार है, पायलट प्रोजेक्ट खड़ा करके दिखाइए कि ये माइनॉरिटी की वक्त जमीन के ऊपर ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज और ये आप हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। देर किस बात की है ऋचा जी? देर किस बात की है, ये सवाल अतीकुर रहमान साहब का है। तो कुल मिलाकर हम अगर बातचीत के नतीजे पर निकले तो एक बात साफ तौर पर नजर आती है, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के तौर पर वक्फ संशोधन अधिनियम में पैर पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सके वो लगता है कि ये मुसलमानों को ठीक करने के लिए है, लेकिन मुसलमानों का मन इस अधिनियम के संदर्भ में ठीक हो, इसके लिए भाजपा ने अब अपना तंत्र झोंक दिया है। क्या भाजपा संगठन की ताकत मुसलमानों का मन जीत पाएगी? और जिस संशोधन को मुसलमानों की बेहतरी के लिए लाया जाना बताया जा रहा है, क्या इस पर वह वर्ग भरोसा कर पाएगा? इसका पता तो आने वाले समय में चलेगा। लेकिन इतना तय है कि भाजपा ने अपने मन को बदला है और मन को बदल के साथ साथ काम के तरीके को भी बदला है। ये बदलाव भाजपा को क्या सर्वस्पर्शी कर पाएगा, ये सवाल है। इसका समय आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर ये कहता है
कि बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है, तो दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। अकबर इलाहाबादी का ये शेर भाजपा पर कितना मुफीद है और मुसलमानों पर कितना मुफीद है, ये आपकी समझ का विषय है। और मुझे दी इजाज़त, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। सदा प्रणाम।